चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को ही आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको आज की क्लास में स्पोरोजोन्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हम लोग स्पोरोजोन्स की पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स के बारे में जब बात करी जाए तो आपने अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड हर एक टाइप के जो प्रोटोजोन्स है उनके बारे में सीख रखा है। तो लास्ट में यहाँ पे क्या आता है, स्पोरोजोन्स। तो ये स्पोरोजोन्स एक सिंगल ऐसे प्रोटोजोन्स है जिसके अंदर आपको किसी भी टाइप का कोई भी एपेंडेजेस, इवन स्यूडोपोडिया तक तो था कम से कम अमीबा में, वो भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ ये कौन से फॉर्म में जाने जाते हैं, ये पैरासिटिक फॉर्म में, और वो भी ऐसा पैरासाइट है कि इसके लाइफ साइकिल, मतलब इस स्पोरोजोआ को अपना खुद का लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के एग्जाम में, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब रिक्वायर्स 2 होस्ट, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, मतलब अगर आपको वहां पे स्पोरोजोआ दिया होगा और बाकी ऑप्शंस जो होंगे कुछ और होंगे, तो उसमें आपको स्पोरोजोआ को टिक करना है, ठीक। और स्पोरोजोन्स जो है, इनकी लाइफ में एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, हार्म करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो उसमें से इसका एक फॉर्म क्या है, प्लाज्मोडियम है। क्या है, प्लाज्मोडियम है। अभी से नहीं, मेरे ख्याल से जब आप 9th क्लास में पढ़ाई कर रहे थे ना, आपके पास एक चैप्टर था व्हाई डू वी फॉल इन, हेल्थ एंड डिजीज करके जो भी चैप्टर था आपके पास, तो वो चैप्टर जब से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कुछ और हो या ना हो, लेकिन इतना जरूर याद रहता है हर एक बच्चे को कि प्लाज्मोडियम इज द मलेरियल पैरासाइट। पूछा जाए अगर कि प्लाज्मोडियम किसका पैरासाइट है और उनको अगर डिजीज का नाम लिख दिया जाए, तो बच्चे ऑब्वियसली अपने आप ऑटोमेटिकली किसको टिक करते हैं, वहां पे वो मलेरिया को मार्क करते हैं। तो इसके लाइफ साइकिल को ऐसा नहीं कि मैं बहुत डिटेल में कराऊंगी आपको, एक स्टोरी की तरह बस मैं ये समझा रही हूँ कि कब कहाँ क्या होता है। आपने देख लिया, एक बार बातें दिमाग में प्रिंट कर ली, बस बहुत है आपके, ठीक है। लेवल्स के अंदर जाके बहुत ज्यादा आपको अपना एफर्ट लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये करता क्या है और कैसे करता है वो सीखना आपके लिए यहाँ पे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा जो इसका लाइफ साइकिल है, कैसे इसको 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वो मैं समझाने जा रही हूँ आपको। थोड़ा अटेंशन देंगे यहाँ पे। आपको क्या लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, सो भी मैं आपको पहले ही बता रही हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और हालांकि वो भी जब एक बार मैं समझाऊंगी तो क्या लिखा हुआ है वो भी आपको समझ आ जाएगा, बट यहाँ आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये जो आपको अभी दिख रहा है आपके सामने, ये आप लाइफ साइकिल सीख रहे हैं, किसका, प्लाज्मोडियम का, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, इसको अगर ध्यान से एनालाइज करेंगे ना, तो एक बात अपने आप यहाँ पे क्लियर है। क्या क्लियर, ये है कि एक मॉस्किटो है यहाँ पे, ये तो कोई भी बच्चा देख के समझ सकता है। और एक शायद अगर आप ध्यान दे रहे हो यहाँ पे, तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स किस लिए, फर्स्ट हाफ फॉर मॉस्किटो होस्ट एंड सेकेंड हाफ फॉर ह्यूमन होस्ट। कोई भी फर्स्ट कोई भी सेकेंड हो सकता है, कोई ऐसा तो नहीं कि एक टिप से हमने स्टार्ट किया तो दूसरे एंड पे जाके टर्मिनेट कर दिया। साइकिल है, साइकिल जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं जाके उसी पॉइंट को टच करेगा, ठीक है। सबसे पहली बात आपने क्या सीखी, आज के बाद से अगर कोई आपसे पूछता है कि हाउ मेनी होस्ट्स आर रिक्वायर्ड बाय प्लाज्मोडियम फॉर कंप्लीशन ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, तो आप बोलेंगे 2 होस्ट्स। नेम द होस्ट, पहला मॉस्किटो दूसरा ह्यूमन, या पहला ह्यूमन दूसरा मॉस्किटो, आपको जो लिखना आप लिख सकते हैं। स्टोरी क्या है सो सुनते जाइए ध्यान से, समझ तो आएगा आसानी से। सबसे पहले एक मॉस्किटो ने, ये मॉस्किटो खुद ही इन्फेक्टेड है। मतलब क्या हुआ बोलने का,
जब ये मॉस्किटो इस ह्यूमन को बाइट कर रहा है, किसी भी ह्यूमन का हैंड हो सकता है, ठीक है, तो जैसे ही इसने इसको बाइट करा, अपने बाइट को इसकी बॉडी में इंजेक्ट कर रहा है। जैसे इंजेक्शन देते हैं ना, जिस चीज को, जिस केमिकल को हम डाल के इंजेक्ट करते हैं वही जाता है बॉडी। यहाँ पे किस चीज को इंजेक्ट करने का काम कर रहा है, स्पोरोजोइड्स को इंजेक्ट करने का काम कर रहा है, इसने कर दिया इंजेक्ट। इंजेक्ट करने के बाद अब जैसे कोई आपसे पूछे कोरोना जो चल रहा था तो उसमें कौन सा आपके बॉडी का पार्ट जो है वो अफेक्टेड हो रहा था, तो कोई भी बच्चा बोलेगा कि हमारा जो वहां पे रेस्पिरेट वो अफेक्ट हो रहा था, बच्चे बच्चे को पता है ये, ठीक है। मतलब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड बीमारी थी, मतलब टारगेट ऑर्गन क्या हो गया, ट्रैक। ठीक उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्पोरोजोइट्स का टारगेट ऑर्गन क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर इन करने के बाद, आपको आंसर करना है कि इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, लिवर है, ठीक है। सीधा भागता हुआ क्या जाता है, ये लिवर के पास ये जाता है। जाने के बाद क्या करेगा ये, जाने के बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा ये। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, मतलब विदाउट एनी लिमिटेशंस ये अपने नंबर को इतना ज्यादा इंक्रीज करेगा, इतना ज्यादा इंक्रीज करेगा कि घूम घूम कर जहां जहां जिस जिस सेल में जाएगा, इवन की आरबीसी तक को, यहाँ पे देखिए इस वाली इमेज में आपको दिख रहा है कि रप्चर कर दिया इसने, क्या कर दिया, रप्चर कर दिया, ब्रस्ट हो गया। तो आरबीसी जब रप्चर होगा तो एक हीमोजोइन नाम का केमिकल रिलीज होता है, आपको बस इतना याद रखना है, एक केमिकल रिलीज होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शिवरिंग एंड चिल्स ड्यूरिंग मलेरिया। ये मलेरिया के टाइम में जो कपकपी होती है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है केमिकल जो आरबीसी रिलीज करता है। नॉर्मल कंडीशन में कभी सिक्रेट नहीं करेगा, जब भी करेगा तो जब एक इन्फेक्टेड पर्सन है, जब वो स्टेज आ चुका है कि उसकी बॉडी की आरबीसी रप्चर हो रहा है, तभी आरबीसी वहां से केमिकल रिलीज करेगा। नॉर्मली आपकी बॉडी में अभी सिक्रेट नहीं हो रहा हो, ठीक है। तो इसके पास ना, मतलब 2 in 1 मौका है, बोलने का क्या मतलब, असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर यहाँ पे ये मेल गेमेटोसाइट मतलब मेल गेमेट सेल भी बना के रख चुका है और फीमेल गेमेट सेल भी बना के रख चुका है, बस यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया। यहाँ क्या हो गया, इसके फंक्शन पे फुल स्टॉप लग गया। तो जब ये फुल स्टॉप लग गया तो अब ये पर्सन है तो इन्फेक्टेड, अब इसकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस होने हैं, अगर ट्रीटमेंट किया गया तो क्योर होगा, नहीं ट्रीटमेंट किया गया तो और ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट कंडीशन होती चली जाएगी। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जब मेल और फीमेल गेमेटोसाइट यहाँ पे अवेलेबल है फिर प्रॉब्लम क्या है, इसको प्रॉब्लम है ह्यूमन बॉडी में मेल और फीमेल गेमेटोसाइट का फ्यूजन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। रीजन ये है कि इसको वैसा सुटेबल कंडीशन नहीं मिलता। फिर क्या होगा, किसी भी मॉस्किटो ने, बच्चे पूछते हैं मैम क्या यही मॉस्किटो ढूंढ के आएगा उसको बाइट करने के लिए, ये नहीं आएगा ढूंढ के उसको बाइट करने के लिए, कोई भी अदर मॉस्किटो हो सकता है, ठीक है। इसने इसको बाइट करा, कौन पर्सन, वही है, इन्फेक्टेड पर्सन है ये, ठीक है। हुआ क्या, इस मॉस्किटो के गट में, अगर मैं आपसे पूछूं कि किस चीज का डायग्राम है, कोई भी बच्चा बता सकता है, फ्यूजन बिटवीन स्पर्म और ओवम, साफ साफ दिख रहा है आपको। इसके गट में जाके स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज कर जाएंगे, फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट जानता है कि कैसे हमें अपने नंबर को क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे छोटे 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 जो आपको स्पोरोजोइट्स जो दिख रहा है ना, यही है ये है, समझ आया। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, ये मॉस्किटो के सलिवरी ग्लैंड में जाके स्टोर हो जाएगा, सलिवरी ग्लैंड में जाके स्टोर होगा। अब इसको पता है कि व्हाट टू डू, मुझे क्या करना है। अब ये घूम घूम के जैसे जैसे किसी पर्सन को बाइट करता जाएगा वैसे वैसे मलेरिया को स्प्रेड करता जाएगा। अब अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि मॉस्किटो कैरियर है, इट्स नॉट कैरियर। बायो में हम 2 टर्म यूज करते हैं, जो डिजीज कॉजिंग खुद तो एजेंट नहीं होता लेकिन उसका मीडिएटर की तरह रोल होता है।
वहां पे हम दो टर्म का इस्तेमाल करते हैं, एक हम लोग वेक्टर बोलते हैं, एक हम लोग कैरियर बोलते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था सीसी फ्लाई के बारे में जब बात कर रहे थे हम लोग। तो ये क्या है, डायरेक्ट वेक्टर है, मतलब इस मॉस्किटो की बॉडी को भी हार्म हो रहा है यहाँ पे। इसकी बॉडी के अंदर के भी मेटाबॉलिज्म को अस्त व्यस्त करने का काम कर रहा है। कौन? ये स्पोरोजोइट्स। तो ये वेक्टर है, कैरियर नहीं बोलेंगे इसको। क्या है ये? वेक्टर है। ठीक है, तो अब देखिए फटाफट कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, फटाफट आंसर कीजिए, आपको समझ आ जाएगा आपने कितना सीखा। ठीक है। हाउ मेनी होस्ट्स आर रिक्वायर्ड बाय स्पोरोजोअन्स फॉर कंप्लीशन ऑफ इट्स लाइफ साइकिल? 2 holes. ठीक है, वेरी गुड। नेम द होस्ट्स। Mosquito host and human host. Ma'am, ठीक है, mosquito and human. ठीक है, वेरी गुड। एंड व्हाट इज द टारगेट ऑर्गन ड्यूरिंग मलेरिया ऑफ स्पोरोजोन्स? Liver. Ma'am, वेरी गुड। liver in human beings. हाँ, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मेंशन द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट्स, तब क्या बोलेंगे आप? कहाँ होता है ये फर्टिलाइजेशन? Gut of the other Ma'am, cut mosquito. off the other. ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि ये जो फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन है ह्यूमन बॉडी में नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो एक और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे ना, तो आपको एक बात समझ आएगी। आप बोलेंगे अच्छा यहाँ पे फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट मीन्स कि ये मॉस्किटो क्या है? फीमेल है। सही में फीमेल है। जो बाइट करते हुए जितनी भी मॉस्किटो, ये बोलना ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज जो भी मॉस्किटो आपको बाइट करता है दैट इज फीमेल, वो फीमेल मॉस्किटो है। मेल मॉस्किटो जो है वो क्या करते हैं? प्लांट के सैप पे सरवाइव करते हैं। फॉरेस्ट एरिया या फिर गार्डन वार्डन वाली एरिया में आप जाते हैं, वहां भी आपको बहुत सारे मॉस्किटोज जो है वो बाइट करते हैं। वो क्या होते हैं एक्चुअली में? वो सब के सब मेल मॉस्किटो है। और एक और रीजन ये है कि ह्यूमन के ब्लड मील से इन फीमेल मॉस्किटो को ऐसा प्रोटीन मिलता है जो कि इनके ओवम के नरिशमेंट के लिए जाना जाता है। तो दो रीजन आपको यहाँ पे समझ आए। एक तो पहली चीज ये है कि फीमेल ही क्यों बाइट कर रही है, तो क्योंकि इसी की बॉडी में फर्टिलाइजेशन होना है। मेल की बॉडी में तो होगा नहीं, कॉमन सेंस लगाएंगे आपको वैसे ही बात समझ आ जाएगी। तो अब आपको ये बात समझ आएगी कि जब हम किसी भी वेक्टर का नाम लिखते हैं मॉस्किटो के केस में, हर जगह फीमेल क्यों लगा होता है। समझ आ गया आपको, है ना? जब भी देखें कभी भी मेल नहीं लिखा होता, हमेशा फीमेल मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, फीमेल। ये एक छोटी सी बात थी, और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको हार्ड एंड फास्ट कह रही हूँ कि नहीं ये याद होना ही चाहिए, ये सारे लेवल से याद होने चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको इतना समझ आया, आप बहुत इंटेलिजेंट है। मैंने आपको एक बेसिक सी बात सिखाई ताकि सीखने से क्या हो कि आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीजें क्लियर हो, कहीं पे कोई डाउट नहीं हो कि हाँ क्या करता है, हम बस ऐसे स्पोरोजोआ रट के और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, हम लोग 2 लाइन्स नोट करेंगे बस, क्योंकि चैप्टर में बहुत सारी चीजें और भी रिमेनिंग है, और हमें स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। ठीक है, तो ये स्पोरोजोन्स के बारे में मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया है अभी तक, ज्यादा नहीं। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, 2 लाइन्स हम लोग नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहली चीज जो मैं आपको डे 1 से सिखा रही हूँ, जब से मैंने एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट किया है, स्पेशली प्रोटोजोन्स के बारे में, तो ये एक सिंगल ऐसा प्रोटोजोआ है कि ये कोई भी अपेंडेज शो नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे है। और ये क्या है, आपने क्या देखा? इन्फेक्शियस है। ये कैसा इन्फेक्शियस है? ये चैन से नहीं बैठेगा, जब भी रहेगा कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं पैरासाइट बन के डिजीज कॉज कर रहा होगा। ठीक है, पैथोजन अच्छा खासा। तो आपने क्या सीखा स्पोरोजोन्स के बारे में? कि ये क्या है? लैक एनी, या एनी हटा दीजिए, लैक अपेंडेजेस नहीं होता इसके पास। लिखना क्यों जरूरी हो गया? क्योंकि सिर्फ किसी के पास नहीं होता, बाकी सबके पास है। ठीक है, स्पोरोजोन्स have an infectious spore-like stage
देन देयर लाइफ साइकिल, अभी अभी देखा आपने स्पोरोजोइट्स वाला जो फॉर्म था। देन प्लाज्मोडियम is the most डेंजरस। इसलिए डेंजरस बोला जाता है ना, अगर इसको क्योर नहीं किया गया तो डेथ भी हो सकती है पर्सन की। और क्या तो रीजन हो सकता है डेंजरस बोलने का, पता ही है आपको। और आपकी बुक में एक वर्ड लिखा है नोटोरियस, ठीक है। नोटोरियस का मतलब होता है, जैसे कैसे इंग्लिश का हम लोग वर्ड यूज करते हैं किसी के बारे में, मतलब एक होता है जो अच्छी चीजों के लिए जाना जाता है, एक होता है जो बुरी चीजों के लिए जाना जाता है। तो डिक्शनरी में जब आप नोटोरियस के लिए आप मीनिंग ढूंढेंगे ना, तो आपको मिलेगा कुख्यात, मतलब ये अपने बैड वर्क के लिए जाना जाता है। तो प्लाज्मोडियम जो है ये मोस्ट डेंजरस फॉर्म है, ठीक है। पैरासाइट which causes मलेरिया, मलेरिया कॉज करने का ये काम करता है। ड्यूरिंग मलेरिया एक ही लाइन बस लिखूंगी, इसके बाद मैं नहीं लिखूंगी, ठीक है। टारगेट ऑर्गन ये पूछा जाता है इसलिए मैं लिख रही हूँ, बाकी कोई जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग मलेरिया द टारगेट ऑर्गन, और आपने आंसर किया है इसका, स्पोरोजोइट्स इज लीवर, पता ही है आपको। बस हो गया। एक लास्ट स्पोरोजोन्स थोड़ा सा रिमेनिंग था, उसको हमने कर लिया। अगर ये आप नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं नोट कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे बढ़ूंगी। मैम डन। चलिए ठीक है, कोई डाउट नहीं, इसमें आसान सा है, ठीक है। और 2 ही लाइन है, वो लाइफ साइकिल मैंने आपको इसलिए समझा दिया ना ताकि आसान हो जाए समझना कि क्या कैसे करता है। चलिए काफी मेहनत के बाद हम लोग किंगडम फंजाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। फंजाई ओवर होने के बाद ना मैं बच्चों को कहती हूँ अब चैप्टर ओवर हो गया, उसके तो कुछ बचता ही नहीं चैप्टर में। एक फंजाई तक कैटेगरीज जो है वो बच्चों के लिए न्यू होती हैं, इसलिए थोड़ा सा उनको समझाना जरूरी होता है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। किंगडम फंजाई स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। किंगडम फंजाई बोलते के साथ जो फर्स्ट इंप्रेशन बच्चों के दिमाग में आता है ना, वो यही आता है जो मैंने इमेज लगा रखा है, ठीक है। जैसे फंजाई सुनते हैं बच्चे तो उनको एक बात समझ आती है कि अच्छा ये जो मशरूम्स है ना, इनके बारे में बात करी जा रही है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ये फंजाई की किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। बस बात इतनी है कि सिर्फ उतना ही फंजाई नहीं है जितना आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। फंजाई अपने आप में यूनिक किंगडम है, इसलिए यूनिक है कि एक सिंगल ऐसा किंगडम है जहां पे सिर्फ आपको सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो देखने को मिलता है। और एक भी इसमें ऐसा एक्सेप्शन नहीं है जो मैं आपको जबरदस्ती लिखवा दूं और बोलूं कि ऑटोट्रॉफिक। सब के सब क्या है, हेट्रोट्रॉफ से ऑब्वियस है। जब मैंने जैसे ही बोला कि ये सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक है, वैसे ये खुद ही अपने साथ एक स्टैम्प लेके आता है
कि ये क्या है, हेटेरोट्रॉपिक है। कॉमन इसलिए है कि बैक्टीरिया के साथ साथ ये भी उसी तरीके से अपने आप को स्प्रेड करता है, ये कम नहीं है किसी मामले में बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया को स्ट्रेंथ उसका वॉल प्रोवाइड करेगा, इसको भी इसका स्ट्रेंथ जो है इसका सेल वॉल ही प्रोवाइड करेगा। रीजन ये है कि मैं आपको अलग से पॉइंट लिखवाऊंगी भी, और मैंने आपको टेबल 2.1 में सिखाया भी है। द वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। किसका बना होगा? काइटिन का बना होगा। तो जिसकी वजह से इसको एडवर्स टू एडवर्स कंडीशंस में खुद को सरवाइव कराने में आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म, स्पेशली एक न्यू किंगडम ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, किंगडम 5 ही है, तो उसमें भी किंगडम फंजाई पढ़ना मतलब ऑब्वियस है कि आप इंपॉर्टेंट ही कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसके हैबिटेट के बारे में बात करेंगे। किसी के भी कोई मतलब लिविंग होना चाहिए, हम तो वैसे भी बायो की ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो जब कभी भी कहीं भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पढ़ाई की जाती है, तो उसकी पढ़ाई करते वक्त सबसे पहले हम जिस बात को नोट करते हैं, जिस चीज को नोट करते हैं, वो हम किसको नोट करते हैं? हम लोग उसके हैबिटेट को लिखते हैं। ये भी मैं हर क्लास में समझाती हूँ आपको कि हम लोग क्या करते हैं, उसके हैबिटेट को नोट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इसके हैबिटेट की बात आती है, तो अगर आपको ये फंजाई दिख रहा है और मैं जबरदस्ती बोल दूं कि आप इस फंजाई को जाके डेजर्ट एरिया में ढूंढ सकते हैं, दैट्स इम्पॉसिबल। डेजर्ट एरिया में तो नहीं ही मिलना है, इस बात की तो गारंटी है कि आपको कभी भी कहाँ नहीं मिलेगा, ये डेजर्ट एरिया में नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो कहाँ मिलेगा आपको? ये ऐसा ही ह्यूमिड प्लेस होगा, ये तो कंफर्म्ड है 2000%। तो आज मैं आपको ना फंजाई का हैबिटेट लिखने के लिए ट्रिक सिखा रही हूँ। बच्चे रटते हैं बैठ के, आपको रटना नहीं है। इसका ट्रिक क्या है, सो देखिए ध्यान से। इसके हैबिटेट के बारे में जब बात करते हैं, तो ये ट्रिक है कि हमेशा आप इस चीज को ध्यान देंगे, कुछ भी कोई भी दुनिया का हैबिटेट आप लिख सकते हैं, ठीक है। बस उसमें सावधानी क्या रखनी है और किस बात को आपको ध्यान रखना है वहां पे, कि वहां पे ऑप्टिमम मॉइस्चर प्लस ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। अब कहीं भी नोटिस करके देखिए, अब इसमें कहीं कोई चीज याद ही नहीं करनी है, आपको जो मन कर रहा है सो आप लिखिए। इसके हैबिटेट में एक ही कंडीशन लगा हुआ है, इसको क्या मिलना चाहिए? ऑप्टिमम मॉइस्चर मिलना चाहिए। मैंने प्लस लिखा है, मैंने एक नहीं लिखा है इसमें। बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, कहते हैं कि मैम अब ऑप्टिमम मॉइस्चर मिल रहा है, टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपके घर में अगर आटा गूंदा गया तो उसको खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज में रखा जाता है। अगर उनको पता होता कि फ्रिज में भी इतना भर भर के मॉइस्चर है और अगर हमने इसको रेफ्रिजरेटर में रखा तो वहां फंजाई लग जाएगा, तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं रखता। वहां पे इस श्योरिटी के साथ रखते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो 2 दिन 3 दिन चल जाएगा आसानी से। हाँ, अगर आपका फ्रिज जो है वो हमेशा ऑन है तो खराब तो नहीं होता है, धीरे धीरे उसमें स्पेसिफिक कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो डीनेचर्ड हो जाएंगे, उसका कलर जो है ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है, वैसे भी आपको फेंकना पड़ता है। लेकिन हाँ, फंगस नहीं लगता उस पर। पता है क्यों नहीं लगता? रीजन ये है कि आप उस कंडीशन में एक्चुअली उसको मॉइस्चर दे रहे हैं। नो डाउट रेफ्रिजरेटर के अंदर बहुत मॉइस्चर है, सबको पता ही है, लेकिन टेम्परेचर मिसिंग है, टेम्परेचर नहीं दे रहे आप इसको। आप अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर देंगे तब ये ग्रो करेगा, नहीं तो नहीं ग्रो करेगा। ठीक है, अब हमने मॉइस्चर दे के देख लिया, टेम्परेचर हमने गायब किया तो बेचारा सरवाइव नहीं किया। अब केस को उल्टा कर, आप डेजर्ट एरिया में चले जाइए, वहां पे टेम्परेचर या फिर उससे भी थोड़ा लो कैटेगरी में अगर आप आइए, तो वहां पे टेम्परेचर अगर ऑप्टिमम भी हुआ ना, अगर ड्राई कंडीशन है, मॉइस्चर आप नहीं देंगे तो कभी भी फंजाई सरवाइव नहीं करेगा। और बेस्ट एग्जांपल चाहिए आपको अपने डेली लाइफ से, तो सबसे अच्छा एग्जांपल बताते हैं। बचपन से लेके आज तक कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको इचिंग रैशेस की प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन याद करके देखें, वो प्रॉब्लम आपको जब भी हुई है तो हमेशा वो प्रॉब्लम कब होती है? आपको गर्मियों में होती है। ठंड के सीजन में कभी नहीं हुआ, नेवर। याद करके देख लीजिए,
जबकि हैरानी की बात क्या है कि पूरे ईयर ओवरऑल आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कितना रहता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड आप आसानी से मेंटेन करके रख सकते हैं, तभी जिंदा है आप। और ये खासियत है आपकी, क्योंकि वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर इसलिए पढ़ाई करी जाती है ह्यूमंस की, क्योंकि आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो पूरे ईयर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, फिर क्या दिक्कत हो गई? फिर दिक्कत तो है ना, दिक्कत ये है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर तो आप दे रहे हैं उसको पूरे साल, लेकिन उसको मॉइस्चर सिर्फ गर्मियों में ही मिल रहा है। मॉइस्चर उसको सिर्फ बहुत ज्यादा, आप उसको क्या करेंगे? टेम्परेचर तो नो डाउट वो पूरे ईयर क्या है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और कई बार ऐसा होता है कि आप अचानक से धूप में कोई काम कर रहे हैं, बहुत स्वेटिंग हो रही है, बिल्कुल इचिंग की प्रॉब्लम आपको हो गई, आप आके एसी में बैठे हैं, कुछ टाइम के बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं। नॉर्मल इसलिए हो जाते हैं, आपकी इचिंग की प्रॉब्लम इसलिए उस वक्त खत्म हो जाती है इंस्टेंटली, कुछ समय के भीतर, कुछ मिनट्स के भीतर। रीजन ये है कि वो जो एक्टिवनेस के साथ वहां काम कर रहा था उसको आपने मॉइस्चर अब दिया ही नहीं, छीन लिया आपने वहां से। इसमें हालांकि लगता है, मतलब जब तक आपकी बॉडी नॉर्मल नहीं होगा, वैसा नहीं कि मैंने बोला आप बैठे गए एसी में और विद इन 30 सेकेंड्स हो जा रहा है, इतना फास्ट नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा कुछ मिनट लेता है, बट हाँ हो जाता है। तो इतने एक्सप्लेनेशन के बाद आपको क्या बेनिफिट हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि अब मैं बच्चों को बोलती हूँ कि अब अपने दिमाग में इन दो बातों को रख के दुनिया के जिस जहां जैसे हैबिटेट का नाम लिखना चाहते हो लिखो, चाहे जैसे भी हैबिटेट का नाम आपको लिखना है। क्या लिखना चाहते हैं आप? तो मॉइस्ट ब्रेड, हाँ ग्रो करेगा। रॉटन फ्रूट्स, वहां भी ग्रो करेगा। आपने भीगे हुए शूज रख दिए रेनी सीजन में, अभी भी ऐसे ही पानी डाल के छोड़ दीजिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर तो है ही, अभी गर्मी का टाइम है, मॉइस्चर आपने दे दिया फ्री फंड में, और लेदर है ही उसके पास, वैसे भी ये कैसा है? सेप्रोफाइटिक है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे करेगा ही करेगा सर्वाइव। हर जगह ये क्या होगा? आसानी से इजिली जो है ये ग्रो करता चला जाएगा। ठीक है, तो ये फंजाई जो है हैबिटेट के मामले में बहुत डाइवर्सिटी शो करता है, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड हर जगह पे पाया जाता है। सिर्फ आपको वहां पे इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एनी हाउ इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच जो है वो प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद हैबिटेट तो खैर देख लिया आपने, तो इसकी वजह से और इस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे ये तो हो गया ट्रिक की बात कि हैबिटेट आए तो इन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप एग्जाम में लिख के आएंगे कि हाँ, लास्ट में एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि फॉर सर्वाइवल ऑफ फंजाई इट रिक्वायर्स ऑप्टिमम मॉइस्चर एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन फिर भी टीचर के दिमाग में एक बात आएगी, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तुमने ये कहाँ लिखा कि कहाँ पाया जाता है, हैबिटेट कहाँ लिखा? तुम तो कंडीशन बता रहे हो, क्राइटेरिया बता रहे हो। ठीक है, तो अब अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, ये मॉइस्ट ब्रेड पे पाया जाएगा, मॉइस्ट वुडन लॉग्स पे पाया जाएगा, लेकिन मॉइस्ट होना चाहिए। मॉइस्ट सॉइल देखेंगे वहां भी पाया जाएगा, वहां भी पाया जाएगा ये। ठीक है, रॉटन फ्रूट्स देखेंगे वहां भी पाया जाएगा, वहां कमी नहीं है, बस इनको जो कंडीशंस है वो अवेलेबल कराना है, ये आसानी से इजीली ग्रो करेंगे। तभी सिर्फ हमने बैक्टीरिया के सिवा जो ये किंगडम फंजाई है इसको ही कॉस्मोपॉलिटन का टैग दिया है। बाकी के किसी भी किंगडम को हमने कॉस्मोपॉलिटन का टैग नहीं दिया है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है कि जो हर जगह सरवाइव करता है, दैट सर्वाइव्स एवरीवेयर। तो उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, अब कहीं पे अगर ऐसे लीव्स वगैरह गिरे हो कहीं पे, तो उसके ऊपर भी, अब जैसे यहाँ पे क्या है, अगर ये फंजाई जो, अगर हम इस इमेज के बारे में बात करें, ये कैसे इतने मजे से सरवाइव कर रहा है? रीजन क्या है? क्या दिख रहा है आपको? तो हाँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा मॉइस्ट जो है ये वुडन लॉग है। अब इसने बोला वाह, ये तो खराब भी हो रहा है यहाँ पे, और हमें मॉइस्चर जो है वो भी आपको साफ साफ दिख ही रहा है, बहुत ज्यादा ही मॉइस्चर है यहाँ पे, इमेज में भी नजर आ रहा है, मॉइस्चर भी दिख रहा है। यहाँ पे क्या है? मॉइस्ट वुडन लॉग भी है, इसके ऊपर ही सर्वाइव कर रहा है। ठीक है,
अब ड्राई वुडन लॉग दे दीजिएगा तो सर्वाइव नहीं करेगा ये, ठीक है। तो ये अपने आप को वहां पे सर्वाइव कर रहा है। फिर इंट्रोडक्शन में जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और फंजाई आता है, जिसका नाम भी आपने बचपन से सुन रखा है। हम लोग यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? यीस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाम भी सुन रखा है आपने यीस्ट का। अब देखिए इसके बारे में तो इतनी बातें हैं लिखने को ना कि आपकी डायरी भर जाएगी, बट आप पूरा नहीं लिख पाएंगे, थक जाएंगे इसको लिखते लिखते। मुझे एक बात बताइए, ये जो इमेज आपको दिख रहा है इसकी क्या खासियत है, क्या पहचान का है इसमें आपकी, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो नोन है आपसे, क्या स्पेशल दिख रहा है इसमें आपको? इसमें कोई ऐसी चीज हिडन है, छुपी हुई है, जो आपसे नोन है, आप जानते हैं ऑलरेडी उसको? क्या? यीस्ट है ये, क्या है? यीस्ट है। तो मैं पूछ रही हूँ इसमें स्पेशल क्या है, क्या आपका जाना पहचाना हुआ है यहाँ पे? आप ना 10th क्लास में ड्राइंग बनाते थे, या उससे भी छोटी क्लास में बच्चे बनाते हैं? मैं अभी एक और इमेज आपको शो करती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। इस इमेज को पहचानते हैं? देखिए एक बार। Yes, ma'am. है ना, क्या है ये? ईस्ट के अंदर बडिंग दिख रही है, बडिंग कर रहा है यहाँ पे। तो ये अब जब देखा ना आपने, तुरंत आपको याद हो गया होगा, क्विक याद आ गया होगा, बोले अच्छा ये तो हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, है ना। तो ये क्या है? ये बडिंग है। ये क्या है? ये बडिंग है। और बडिंग भी किस में देख रहे हैं आप? ईस्ट में देख रहे हैं। ये यही ईस्ट है जो अभी मैंने आपको शो करा ना। और कितना अमेजिंग, कितना अच्छा यहाँ पे देखिए बड भी नजर आ रहा है आपको। फिर क्या करेगा ये? धीरे 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 अपने साइज को ग्रो करेगा। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ये बड लगा हुआ है, कितना अच्छा बना हुआ है। यहाँ से एक्सीडेंटली डिटैच हो जाएगा, ये नया ईस्ट बना देगा। ये देखिए ये कितना अच्छा नजर आ रहा है, दिस वन। ये भी एक बड बना देगा, डिटैच हो जाएगा, नया ईस्ट बन जाएगा। तो अगर इसको मैं यहाँ से ऐसे अलग कर दूं तो ये यूनिसेलुलर है, एक सेल है इसके पास। क्या है? एक सेल है इसके पास। तो फंजाई सुनते के साथ ना बच्चों के दिमाग में जो सबसे पहली चीज आती है वो ये आती है कि अच्छा फंजाई बोलने का मतलब है ये मल्टी सेलुलर हो। और सही बात है। जब आपने टेबल 2.1 बनाया था तो आपने उसमें लिखा भी था मल्टी सेलुलर, लिखा था आपने इसको। कैसा लिखा था? मल्टी सेलुलर। तो बोलने का क्या मतलब हुआ? आप बोलेंगे अच्छा इसका तो ये मतलब और कंक्लूजन निकला कि ये जो यीस्ट है, ये क्या है? यीस्ट जो है एक्सेप्शन हो गया ये। ऑब्वियस है, अगर आप किसी को बोलेंगे कि ये क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है, तो आपको यही बोला जाएगा। आपको बोला जाएगा अच्छा अभी तो जब पढ़ाई हो रही थी तो खुद ही लिखा था एक टेबल बना के कि ये कैसे है, मल्टी सेलुलर है। तो यहाँ पे जब ईस्ट की बारी आती है, किसकी बारी आती है? ईस्ट की जब बारी आती है तो एक बात हमेशा याद रखेंगे कि ये जो ईस्ट है दैट इज यूनिसेलुलर फंजाई। याद रहेगा। आपसे आज के बाद से कभी भी पूछा जाए नेम एंड यूनिसेलुलर फंजाई, हमेशा आपको आंसर में ईस्ट बताना है। अभी मैं नाम भी बता रही हूँ आपको इसका, ठीक है। अभी भर के लिए मैंने आपको क्या याद कराया है कि अगर आपसे कोई पूछे कि नेम एंड यूनिसेलुलर फंजाई, द आंसर इज ईस्ट। सब कुछ पहचाना हुआ आपका, ये भी नोन है, डायग्राम भी नोन है। ये आप देख रहे थे, मे बी आपके दिमाग में आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा हो तो मैंने अभी बता दिया, ठीक है। अब इसके बारे में इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि PYQ निकाल के पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं आप देखिए ध्यान से, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यीस्ट जो है
अगर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल करना हो, क्या करना हो, माइक्रोस्कोपिक व्यू है ये, ऐसे इस तरीके से नजर आएगा ये, ठीक है। तो मेरा ये क्या बोलने का मतलब है कि अगर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल करना हो, क्या करना हो, मतलब इथाइल अल्कोहल C2H5OH जो है, अगर आपको उसका कमर्शियल प्रोडक्शन करना हो, तो उसके कमर्शियल प्रोडक्शन को करने के लिए क्या चाहिए आपको, यीस्ट चाहिए। क्या चाहिए आपको, यीस्ट चाहिए। अब ये जो यीस्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इसकी क्या खासियत है कि इसको हम बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, फ्लिपकार्ट या अमेजन के ऊपर जाके ना सिर्फ आपको लिखना है YEAST यीस्ट। मैंने तो कुछ आपको बोला ही नहीं, मैंने तो ये भी नहीं बोला कि खाने वाला बनाने वाला, कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, YEAST यीस्ट लिखना है आपको। जैसे ही आप यीस्ट लिखेंगे ना, आपके सर्च रिजल्ट में बहुत सारे ब्रांड्स के जो पाउडर है वो ऐड हो जाएगा। ड्राई एक्टिव यीस्ट, तो इंस्टेंट ड्राई यीस्ट, इतने ब्रांड्स के हैं कि आप थक जाएंगे उसको काउंट करते करते। तो फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अच्छा ये करता क्या है जो इतनी ज्यादा डिमांड है इसकी। और हाँ, इसके रेट के चीपर होने का रीजन क्या है, फंगस है ये, फंजाई है, सैप्रोफाइटिक है, इसको खिलाने में कोई खर्च थोड़ी है आपका। तो जितना सस्ता कर सकता है कोई, उतना चीपर हो सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये हो सकता है, तो क्यों हो सकता है, क्या रीजन है, फंजाई है। और फंजाई में भी अगर कोई इतना प्राइस टैग लगाए, हालांकि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कुछ क्लेम करते हैं कि हमने ये मेंटेन करा है, तो फूड सेफ्टी का ध्यान रखा है, तो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी बिकते हैं। बट हाँ ठीक है कि आपको बहुत सस्ते प्राइस पे ये मिल जाता है। तो रीजन ये है कि जो सोर्स है वो भी तो इतना चीपर है ना, ऐसे भी तो देखिए आप। तो इसको हम बेकर्स यीस्ट बोलते हैं, याद रहेगा। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, बेकर्स यीस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, बेकर्स यीस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अब सबसे पहले मैंने आपको कौन सा नाम सिखाया, सारी चीजें ही आप न्यू सीख रहे हैं, ठीक है। पहले मैंने यीस्ट बोला, अब समझेंगे ध्यान से। अब इस यीस्ट का जो एग्जाम्पल है ना, जो ये सारा काम कर रहा है, मैं उसका नाम लिखने जा रही हूँ। नाम जब हम लोग लिखते हैं SACCHAROMYCES, सैक्रोमाइसिस। अब देखिए सेरेविसी कैसे लिखते हैं, CEREVISIAE लगा देते हैं लास्ट में। अब जो ये यीस्ट है, जो ये क्या है, यीस्ट है, इसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, साइंटिफिक नेम है, तो हम इसको सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं। आपको पता है मैंने इसको हेडिंग बना के क्यों लिखा है, हेडिंग बना के इसलिए लिखा है ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर जब आप 12th क्लास में पढ़ेंगे ना, उसमें 5 टाइम्स मात्र सैक्रोमाइसिस सेरेविसी लिखा गया है। आप इसकी इंपॉर्टेंस का पता लगाएं, आपको पता चल जाएगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज मैंने आपको क्या सिखाई, हाउ इट इंक्रीजेज इट्स नंबर। आपके दिमाग में प्रिंटेड है, मैंने आपको वर्ड्स भी दिखा रखा है। बडिंग, देखी हुई चीज ज्यादा प्रिंटेड होती है दिमाग में। आपने क्या देखा, बर्ड फॉर्मेशन कर रहे थे, बहुत बढ़िया उम्दा इमेज था, ठीक है। फिर क्या सीखा आपने, नेम एंड यूनिसेलुलर फंजाई, आप लिखेंगे यीस्ट, नाम आपने सुना हुआ है, ठीक है। अब आ गया सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, आपके बुक में सिर्फ सैक्रोमाइसिस लिखा हुआ है, जब मैं फंजाई की कैटेगरी पढ़ाऊंगी उसके एग्जाम्पल में, ठीक है। लेकिन ये जो सैक्रोमाइसिस है, अगर ये ना हो नेचर में, हमारे अवेलेबल ना हो, तो जो बेकरी इंडस्ट्री है वो ध्वस्त हो जाएगा। इसको हम लोग बेकर्स यीस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाहे तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, बेकर्स यीस्ट, YEAST। इसके लिए टैग लिख रही हूं मैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो है, इसी को हमने ये सारे टैग दे रखे हैं। बेकर्स यीस्ट कौन है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। पास्ट ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए, नीट के एग्जाम में मिल जाएगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है ब्रीवर्स यीस्ट, इसी का ही नाम है, इसी को क्या कहते हैं,
ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। क्या रीजन है ब्रीवर्स ईस्ट बोलने का? तो मैं यहाँ पे विद इन ब्रैकेट डाल देती हूँ, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल में यही चाहिए आपको। बियर इंडस्ट्री, वाइन इंडस्ट्री जो पूरी की पूरी है आज के डे में, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इसी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और आगे जाके ये भी बच्चों को अलग से सिखाया जाता है। मैं आपको सिखाऊंगी कि जो फंजाई की 4 कैटेगरीज हैं, फाइकोमाइसिस, एस्कोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस, ड्यूटेरोमाइसिस, उसमें ये खुद किसको बिलोंग करेगा, ठीक है। अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी, इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन की तरह करा रही हूँ। और लेकिन ये नाम जो है ये प्रिंट हो जाना चाहिए आपके ब्रेन में, इसमें कहीं कोई रिलैक्सेशन नहीं, अभी नहीं, पूरी जिंदगी जो है आपको ये काम आने वाला है, ठीक है। तो मैंने आपको जो यूनिसेलुलर फंजाई का नाम बोला है वो क्या बोला है? यीस्ट बोला है। क्या बोला मैंने आपको? यीस्ट बोला है, ठीक है। दूसरी बात जो मैंने आपको सिखाई है कि बेकर्स यीस्ट किसको बोलते हैं। मैंने पूछा नहीं कि आपको विद राइट स्पेलिंग जो है वो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का नाम याद होना चाहिए। ब्रीवर्स यीस्ट किसको बोलते हैं? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को बोलते हैं, ठीक है। एंड एक और क्वेश्चन आपको क्या आएगा, इसी क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के पूछा जाता है। आपके ऑप्शन में 4 साइंटिफिक नेम्स लिखे होंगे, पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। अब उसने जानबूझ के उसको क्या किया? इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ C2H5OH। बच्चा सोचेगा ये कहाँ पढ़ाया था हमने टीचर ने, वो ध्यान देना भूल जाता है कि एक्चुअली वो इथाइल अल्कोहल ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करके इसके बारे में याद रखना है। मेरे ख्याल से मैंने आपको सैक्रोमाइसिस सेरेविसी याद करा दिया है। और राइट स्पेलिंग के लिए बार बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली 5 टाइम्स के बाद 6 टाइम्स 7 टाइम्स, जैसे आपके ब्रेन की कैपेसिटी है ये याद हो जाता है, ठीक है। चलिए, याद हो गया सबको सैक्रोमाइसिस सेरेविसी? याद हो गया? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। अब फंजाई है तो फंजाई सुनते के साथ बचपन से तो नेगेटिव इंप्रेशन ही आता है बच्चों के ऊपर। कहते हैं अच्छा फंगस से जरूर कुछ ना कुछ या तो डिजीज कॉज कर रहा होगा या फिर कहीं ना कहीं प्लांट एनिमल किसी न किसी को हार्म कर ही रहा होगा, ठीक है। अब उसी सीरीज में मैं आपको एक इमेज ही दिखाती हूँ, उसी से क्लियर होगा। आपने लीव्स के ऊपर ना ऐसे पैचेस देखे हैं ना लगे हुए, हर एक बच्चे ने देखा होगा, भले आपको पता ना हो व्हाट इज दिस। देखा है ना? कॉमन है ये तो, Yes, ma'am. बहुत कॉमन है। रीजन ये है, अब लीफ बेचारा है तो मॉइस्चर तो भर भर के उसके पास, उसकी तो कोई कमी नहीं है उसके पास। फंजाई जो है ये अलग ही फिराक में लगा रहता है किस चीज के, कि भाई हमें फ्री में फूडिंग लॉजिंग दोनों चाहिए। उस चक्कर में ये क्या करेगा, जाके यहाँ पे लॉजिंग ले लेता है, ठीक है। क्या है ये? व्हाट इज दिस? पक्सीनिया है ये, ठीक है। तो हम लोग इसको कहते हैं रस्ट कॉजिंग फंजाई। क्या कहते हैं? रस्ट कॉजिंग फंजाई। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, आगे भी आएगा सब बारी बारी से, जब अलग अलग पढ़ाना स्टार्ट करूंगी ना फंजाई की कैटेगरी। अभी फिलहाल जो ऑर्गेनिज्म है मैं अभी भी उसको हेडिंग दे रही हूँ, और आगे भी इतना तो कम से कम हो ही जाएगा कि याद हो जाए आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं इसको, ज्यादातर मोनोकॉट्स वगैरह जो है तो हम लोग इसको कहते हैं व्हीट रस्ट। रस्ट जैसा सही में दिखता है दूर से, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमने इसका ऐसा नेम लिख रखा है, तो हम कहते हैं इसको व्हीट रस्ट कॉजिंग फंजाई। तो है ये, लिख लीजिए, क्या जाता है लिखने में। तो पक्सीनिया क्या है? व्हीट रस्ट कॉजिंग फंजाई है। ये भी किसको बिलोंग कर रहा है? तो ये भी फंजाई को ही बिलोंग कर रहा है। आपको मतलब ऐसे नॉर्मली जब कोई बच्चा देखता है ना, उसके ब्रेन में एक इंप्रेशन आता है, बोला अच्छा लगता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है। इट्स नॉट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये किसका एग्जाम्पल है? फंगल इन्फेक्शन का एग्जाम्पल है। और मेंबर का नाम क्या है? पक्सीनिया है, ठीक है। मैंने आपको सबसे पहले सैक्रोमाइसिस सेरेविसी याद कराया, उसके बाद मैंने आपको ये पक्सीनिया याद कराया। कई बच्चे इसको पक्सीनिया भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो अच्छा लगे बोलिए, स्पेलिंग वही रहनी है, स्पेलिंग तो कोई नहीं बदल सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब एक बात बताइए, यहाँ पे आपको ना अभी एक इमेज दिख रहा है, यहाँ पे मैं बस एक ही क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, कैसा दिख रहा है ये, कैसा इमेज लग रहा है आपको, क्या है मतलब, क्या है तो बात की बात है। अभी मैं आपको ना आपके डेली लाइफ से पूछ रही हूँ, कैसा लग रहा है ये देखने में। ये जो फंजाई है, ये पेनिसिलियम नोटाटम है। क्या है? पेनिसिलियम नोटाटम। पेनिसिलियम नोटाटम डायग्राम जो है वो 9th क्लास में बना हुआ था, मैं तुरंत दिखाती हूँ, आपको याद आ जाए। ठीक है, अभी जो इमेज आप देख रहे थे ना, वो एक्चुअली इसका था बना हुआ। अब ये रहा पेनिसिलियम। अब इसकी कहानी सुन लीजिए, याद ही हो जाएगा आपको पूरा, आगे भी काम आएगा, अभी तो खैर आ ही रहा है। देखिए, मैंने अभी भी आपसे पूछा था कैसा दिख रहा है ये, तो ये Mom, सभी lot like आपके घरों में जो झाड़ू इस्तेमाल होता है ना, ब्रूम लाइक स्ट्रक्चर, वैसा ही दिखता है ये। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब का गुड लक था, पेनिसिलियम नोटाटम एक बाय चांस डिस्कवरी है। क्या है? बाय चांस। अब कल को जाके आपको कुछ मिल जाए तो गुड लक ही होगा ना आपका, कुछ एक्सीडेंटली ऐसा मिल जाए, आप बोले वाह हमने तो क्या किया, एक डिस्कवरी कर ली। एक्चुअली जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया की कॉलोनी पे कर रहे थे। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब आंसर में बैक्टीरिया होगा। पेनिसिलिन, अब जो ये पेनिसिलियम नोटाटम है ना, तो ये फंजाई है, ये बात बैठ गई दिमाग में। पेनिसिलियम नोटाटम बच्चों की yes, ma'am. पता नहीं क्यों दिमाग में ये बात भरी होती है, पेनिसिलियम नोटाटम बैक्टीरिया है, क्योंकि वो जैसे ही सुनते हैं ना एंटीबायोटिक का नाम, तो उनके दिमाग में बैक्टीरिया 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 जो है वो घूमता रहता है। जो पेनिसिलिन है, यही पेनिसिलिन जो है, और आपके सामने जो ये फंजाई अवेलेबल है, इसी का इस्तेमाल करके ये देखिए, ये एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन बनाया गया। मतलब पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट एंटीबायोटिक एक फंजाई से बनाया गया, ये भी सोचने वाली बात है। तो ये जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, बहुत सारे तरीके हैं, आपको सिरप मिलेगा, टैबलेट्स के फॉर्म में दिखेगा। मतलब आपने पेनिसिलिन लिखा नहीं कि आप देखते देखते थक जाएंगे, आपको इतने सारे मेडिसिन जो है वो अवेलेबल दिखेंगे। ठीक है, छोटे छोटे वाल्व्स में आएगा, बहुत सारे इसके तरीके हैं। तो जो ये पेनिसिलिन है, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है। क्या ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है? 9th क्लास में भी था आपके लिखा हुआ। तो अभी मैं आपको क्या स्पेशली याद दिला रही हूँ कि पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, दुनिया में पाया जाने वाला पहला एंटीबायोटिक है ये, बहुत बड़ी बात है, समझ गए। और फर्स्ट एंटीबायोटिक तो है, लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब इस पे काम ही नहीं कर रहे थे। काम किस पे कर रहे थे? बैक्टीरिया पे कर रहे थे। किस पे कर रहे थे? बैक्टीरिया पे कर बैक्टीरिया पे कर रहे थे। तो कोई भी, अब आप रिसर्चर हैं, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो लैब में ऐसा तो है नहीं कि आपने एक खुला वेसल लिया, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ऐसे ही चले गए घर। तो जिस पेट्री डिश के अंदर उन बैक्टीरिया को रख के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, डेली उसको कवर करते थे, घर जाते थे, कवर करते थे, घर जाते थे। एक दिन गलती से क्या हुआ कि वो जो बैक्टीरियल कॉलोनी को जिस वेसल में ये ग्रो कर रहे थे, उसका लिड जो है वो ओपन रह गया, ढक्कन खुला रह गया। अगले दिन आए, नेक्स्ट डे आए, तो इन्होंने क्या देखा कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अपने आप में बहुत रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म माना जाता है। तो बैक्टीरिया डेड था, मतलब सारे के सारे बैक्टीरिया डेड थे, एक भी जिंदा नहीं था, एक भी लाइफ कंडीशन में नहीं था उसमें। पहले तो इन्होंने फेंक दिया उसको उठा के ले जाके। फिर ये जैसे ही बैठने के बाद ना इनके दिमाग में एक बात आई। इन्होंने बोला कि मैं महीनों से जिस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, अगर इसकी बीमारी किसी को हो जाए
तो दैट में लीड टू डेथ, और वो ऑर्गेनिज्म किसी से खुद ही डेड हो गया। वापस इन्होंने क्या किया, वो जो फेंका था इन्होंने उठा के उसको थोड़ा सा स्क्रैच करके स्लाइड पे रखा, और जैसे ही माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा तो इनको ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखा, ऐसा स्ट्रक्चर दिखा तो इन्होंने उसका नाम रख दिया पेनिसिलियम नोटाटम। और इनके हाथ में अब चाबी लग गई थी कि भाई मुझे एक ऐसी चीज मिल गई है जो कि बैक्टीरिया, जो जिससे लोग इतने ज्यादा परेशान हैं कि उससे अगर कोई डिजीज बीमारी हो जाए लोग परेशान हो जाते हैं उसका इलाज करते करते। इन्होंने क्या किया, पेनिसिलिन बना डाला, इस्तेमाल करके किसका, पेनिसिलियम नोटाटम का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए इसी पेनिसिलिन का यूज किया गया था। ठीक है, तो इस कहानी में आपने बहुत सारी चीजें सीखी। क्या क्या, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बैक्टीरिया पे। बैक्टीरिया को किसने किल किया, पेनिसिलियम नोटाटम। पेनिसिलियम नोटाटम इज, अब किसी बच्चे से पूछ लीजिए ना बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, विरोइड, उसी में घूमने लगेगा वो। एक्चुअली पेनिसिलियम नोटाटम इज अ फंगस, फंगस है ये। ठीक है, इसके नाम से भी पता चलता है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि विच एंटीबायोटिक वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पेनिसिलिन, देखिए यहीं से मिलता जुलता है। तो पेनिसिलियम नोटाटम का इस्तेमाल करके पेनिसिलिन जो है वो बनाया गया। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन है, पेनिसिलिन है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपने किससे सीखा, तो ये पेनिसिलियम नोटाटम जो है इससे सीखा आपने। ठीक है, और आपको ये बात समझ आ रही है कि जो फंजाई के बारे में आप पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, तो ये हर जगह, हर रूप में, हर तरीके में, हर रोल में, हर जगह ये क्या है, पाए जाते हैं। और ये किस चीज को प्रेफरेंस देंगे, तो जहां पे आप वार्म प्लस ह्यूमिड कंडीशन देंगे। वार्म बोलने का मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर, ह्यूमिड बोलने का मतलब ऑप्टिमम मॉइस्चर, हर उस जगह पे ये पाया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इसका नाम बदनाम किस लिए है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन अगर एक बार किसी को हो गया तो आपने जल्दी उसको ठीक होते हुए नहीं सुना होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको किसके बारे में सिखाया, एक बेसिक इंट्रोडक्शन कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के बारे में। छोटे तो नहीं है, बहुत बड़े हैं ये, मतलब रोल वाइज अगर मैं बात करूं, माइक्रोस्कोपिक है उस सेंस में तो छोटे हैं, लेकिन अगर इनके रोल के बारे में बात करी जाए तो रोल जो है इनका बहुत ही उम्दा है, बहुत वास्ट रोल है। समझ गए, मैंने तो थोड़ा ही सा बोला है अभी, अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में समझना सीखना शुरू करेंगे तो पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, इतना रोल है इनका, अगर एक पेनिसिलिन में ही मात्र आप सीखना शुरू करें। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, कुछ नहीं बोलूंगी, बस एक ही चीज बोलूंगी, आगे सब कुछ मैं सिखाऊंगी आपको। ये जो ऐसे गोले गोले बीड लाइक मोतियों की तरह जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है, एक्सीडेंटली अगर ये टूट गया यहाँ से तो ये पूरा का पूरा न्यू पेनिसिलियम बना देगा। 2022 में नीट के एग्जाम में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेक्सुअल स्पोर ऑफ पेनिसिलियम। कोनेडियम, कोनिडियम पे टिक करना था, अगर एक है तो कोनिडियम बोलेंगे, अगर आप एक से ज्यादा एक साथ बोलना चाहते हैं तो कोनिडिया बोलेंगे। बस इतना याद रखना, आगे मैं फिर से पढ़ाऊंगी आपको ये, क्योंकि जब फंजाई की कैटेगरीज पढ़ाऊंगी तो एग्जाम्पल में वैसे भी सिखाना है मुझे आपको। ठीक है, तो यहाँ तक जो पॉइंट्स मैंने आपको सिखाए हैं क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है। Yes, ma'am. माइसीलियम एक टर्म है जो कि फंजाई की कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं है जिसमें कि मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, ये नहीं सिखाऊंगी आपको।
अब हर एक कैटेगरी में है तो आपको सीखना तो पड़ेगा व्हाट इज दिस। अब समझिए ध्यान से, अगर आपके पास क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, आपको वहां पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ सेल वॉल, टाइप ऑफ माइसीलियम। तो पहली बात माइसीलियम को टिक करेंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल, आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए आपके स्कूल में क्लास टेस्ट की हेल्प ली जाती है। जब बच्चों को ऑर्गेनाइज करना होता है, 100 बच्चे अगर एक क्लास में बैठे तो अगर अपनी मर्जी से टीचर उनको 20-20 के ग्रुप में डिवाइड कर दे तो बच्चे क्लेम कंप्लेन लेके आने लगते हैं कि मेरा ब्रदर उसमें है, तो एक बोलेगा मेरी सिस्टर ई सेक्शन में है। ये होना स्टार्ट हो जाता है। टीचर क्या करेंगे, उससे बचने के लिए क्लास टेस्ट ऑर्गेनाइज कर देंगे। जिसका फर्स्ट टू 20 रैंक आएगा वो ए सेक्शन में, उसके बाद वाले बी में, सी में, डी में, ई में, ऐसे करते चले जाते हैं। तो वहां पे आपके डिवीजन का, सेग्रीगेशन का क्राइटेरिया क्या था? तो आप बोलिएगा कि वहां पे क्राइटेरिया क्या था आपका? क्लास टेस्ट था। तो ठीक उसी तरीके से अगर आपसे कल को जाके क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो फंजाई का आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो किस आधार पे कर रहे हैं, तो हमेशा आपको याद रखना है कि द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई इज माइसीलियम। याद रहेगा, कुछ भी लिखा हो ऑप्शन में, टाइप ऑफ सेल वॉल, नेचर ऑफ सेल वॉल, एक्स वाई जेड, कुछ भी लिखा हो माइसीलियम। अब अगला क्वेश्चन क्या है ये, व्हाट इज दिस, अब उसको समझिए। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर फंजाई को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको इस तरीके से ऐसे कुछ धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, थ्रेड्स लाइक। ठीक है, अगर इसमें से एक थ्रेड को आप लेवल करना चाहते हैं, आप इसमें से अगर एक थ्रेड को कोई नाम देना चाहते हैं, दैट वन थ्रेड इज HYPHA हाइफा। बट अगर आप सारे थ्रेड्स को एक साथ प्लूरल करके बोलना चाहते हैं देन द टर्म इज हाइफी। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये जो हाइफी है इसको कोई, जैसे कैसे हम लोग सेल को, सेल्स अगर एग्रीगेट आपने किया तो सेल्स के एग्रीगेशन के लिए टर्म टिश्यू दिया गया है ना, ठीक उसी तरीके से कोई अगर आपसे आज के बाद से पूछ ले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइसीलियम, वन एंड ओनली आंसर इज द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। क्या देखा आपने यहाँ पे? द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। याद हुआ क्या बोला मैंने? द नेटवर्क ऑफ हाइफी जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, कितना बढ़िया ये सारा नेटवर्क दिख रहा है। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। ये जो नेटवर्किंग आपको दिख रहा है, हम बोले चलो क्या है ये, तो माइसीलियम है। क्या है ये? माइसीलियम। अब थोड़ा और एनालाइज करेंगे और जूम करके देखेंगे थोड़ा सा कि भाई क्या क्या खासियत है, कितने कितने तरह के हो सकते हैं। ठीक है, अब समझेंगे बहुत ध्यान से। माइसीलियम सबको समझ आ गया? कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइसीलियम, तो आपको बोलना है एग्रीगेट्स ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम या फिर द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। आसान है, याद करा दिया मैंने आपको। ठीक है, फिर सवाल ये उठता है माइसीलियम के आधार पे अगर हम बोल रहे हैं कि हम फंजाई को क्लासिफाई कर रहे हैं तो एक ही टाइप का तो नहीं होगा ना। एक टाइप का होगा तो क्लासिफिकेशन करेंगे कैसे? क्लासिफिकेशन तो फेल हो जाए। माइसीलियम दो ही टाइप के होते हैं। अब इसमें से एक थ्रेड को उठा के अगर सुपर जूम करके देखा जाए तो एक टाइप आपको क्या दिखता है कि बीच बीच में ऐसे दीवारें, क्रॉस वॉल अवेलेबल है, और जो क्रॉस वॉल होता है उसको सेप्टम बोलते हैं। अगर एक है तो सेप्टम बोलते हैं, एक से ज्यादा है तो सेप्टा बोलते हैं, एक से ज्यादा है तो सेप्टा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये याद रखेंगे हम आप लोग। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है वो क्या है? यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है सेप्टम है। क्या है ये? सेप्टम है। ठीक है, तो ये हो गया सेप्टम। अगर इसका प्लूरल करेंगे तो सेप्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेप्टा हो जाएगा। तो क्रॉस वॉल सेप्टम है तो इसके नाम से निकालेंगे तो अगर सेप्टम प्रेजेंट होगा तो सेप्टेट हाइफी, अगर सेप्टम एब्सेंट होगा तो हम उसको बोलेंगे, ये नीचे वाला जो है ना इसको बोलेंगे असेप्टेट। क्या बोलेंगे? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखिए नीचे अगर ऐसा अवेलेबल होगा ना आपके पास इस तरीके से, इसको आप बोलिएगा ASEPTATE असेप्टेट हाइफी। समझ आया?
अगर क्रॉस वर्ड्स प्रेजेंट है तब हम बोलेंगे इसको। ऊपर वाले में देखिए ऐसे ऐसे बॉर्डर है बीच बीच में, मतलब क्रॉस वर्ड्स हैं। सेप्टम प्रेजेंट, नेम सेप्टेट। सेप्टम एब्सेंट, नेम असेप्टेट। ठीक। नीचे वाले में दिक्कत हो गई एक। क्या दिक्कत हो गई? क्रॉस वॉल तो गायब कर दिया आपने। अब क्रॉस वॉल गायब कीजिएगा तो एक परेशानी आएगी। क्या परेशानी आएगी? दिस कंडीशन बिकम्स मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब जब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनाइएगा तो और दिक्कत आएगी। क्या? कुछ टर्म खोजना पड़ेगा उसके लिए। तो उस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को सीनोसाइटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सीनोसाइटिक कहते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को क्या कहते हैं? सीनोसाइटिक कहते हैं। ठीक है। तो ये आपने किसके बारे में सीखा? माइसीलियम के बारे में। किसके बारे में सीखा? माइसीलियम के बारे में। मैंने आपको, अगर आपको ये याद नहीं है, मैं अगली क्लास में फंजाई की कैटेगरीज आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। सो भी बात है साफ। ठीक है। अगर आप याद रखते हैं, मुझे भी आसानी होगी, आपका भी समय बचेगा, आपको भी ज्यादा समझ आएगा। ठीक है। तो ये याद रखेंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को? क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल? Yes, ma'am. Clear. चलिए। असाइनमेंट क्वेश्चंस में कुछ पॉइंट्स है जो रह गए हैं, उसको कवर करा रही हूँ। जैसे बोलने का क्या मतलब है, मैंने यहाँ पे लिख ही दिया व्हाट इज माइसीलियम। मैंने नहीं लिखा वहां पे, याद तो करा दिया, बट पता नहीं किसी बच्चे को याद हो, कोई भूल जाए, तो उससे अच्छा है लिख ही लीजिए। आधा लाइन लिखने में क्या जाता है, छोटा सा तो बेचारे का डेफिनेशन है। ठीक है। द नेटवर्क ऑफ हाइफी, बस इतना ही है। द नेटवर्क ऑफ HYPHA, इतना है तो सिंगल है, ई लगा दिया तो प्लूरल हो गया। द नेटवर्क ऑफ हाइफी, याद आपको इतना ही करना है, ये तो फिर बच्चा भी लिख सकता है। इज नोन एज माइसीलियम, इज नोन एज माइसीलियम। चलिए, हो गया माइसीलियम। नहीं लिखा था आपने, लिख लिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, डिफरेंशिएट बिटवीन सेप्टेट एंड असेप्टेट माइसीलियम। देखिए, अ लगा है ना, मतलब नॉट। सेप्टेट है, सेप्टम इज प्रेजेंट। सेप्टा क्योंकि बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो सेप्टा की बात करेंगे। असेप्टेट में सेप्टार एब्सेंट। तो ये डिफरेंस जो है, अगर आपको इसको समझाना है तो एक क्या करेंगे, उसके बिलो जो मैंने आपको इमेज शो कर रखा है इसके प्रीवियस पेज पे, उसको भी जरूर वहां पे मेंशन करेंगे। ठीक है। देखिए, तो डिफरेंस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहली चीज कि डिवाइडेड इनटू सेल्स बाय क्रॉस वॉल्स, मतलब सेप्टा आर प्रेजेंट है यहाँ पे। और अगर हम असेप्टेट के बारे में बात करेंगे तो हाइफी लैक क्रॉस वॉल्स, इसके पास क्या है, क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट नहीं है। तो जिसकी वजह से हम इसको कौन सा नाम दे रहे हैं, असेप्टेट का हम लोग इसको नाम दे रहे हैं। ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होगा, ये असेप्टेट वाला जो है हम लोग लिखेंगे असेप्टेट में इट पोजेस सिनोसाइटिक कंडीशन। यहाँ पे सिनोसाइटिक कंडीशन इज नॉट ऑब्जर्व्ड, यहाँ पे नहीं देखा जाता है। ठीक है। ये भी लिख सकते हैं आप लोग, इससे बढ़िया जानते हैं आप। ठीक है। इस पेज में कोई दिक्कत किसी को? No, ma'am. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फटाफट कीजिए, अब आप सारे आंसर जानते हैं। अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे नेम एंड यूनिसेलुलर फंजाई लिस्ट तो है ही है कि एक स्पीशीज लिख लेंगे, सैकेरोमाइसिस
सेरेविसी। ये हो गया, इस पर बहुत क्वेश्चन है। इसका सेपरेटली अंडरलाइन कर दीजिए इसको। जब भी करेंगे हैंड रिटन तो आप इसको सेपरेटली, मुझे इसलिए करना पड़ता है, बच्चे भूल जाते हैं। ऊपर से उधर से लॉजिक भी दे रहे हैं मुझे ही, कह रहे मैम आपने नहीं लिखा था ना तो हमारे दिमाग से निकल गया। तो इसकी वजह से क्या है, मैं ही आदत डाल लेती हूँ कि चलो भाई जितनी बार लिखूंगी तो अंडरलाइन करूंगी तो आपके दिमाग में तो क्लिक करेगा एग्जाम के टाइम। तो यूनिसेलर फंजाई का एग्जाम्पल आपने क्या लिखा, सैक्रोमाइसिस सेरेविस। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि हाउ यीस्ट increases its number, तो ऑब्वियस है कि आंसर Ma'am, by body. हाँ, शॉर्ट में लिखते चलिए, बाय बडिंग। बचपन से जानते हैं आप, लेकिन हो जाता है इम्पोर्टेंट। फिर यहाँ पे अगला लिखिए, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। Ma'am, Alexander Fleming. एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट, नेम द बेकर yeast। अगेन द सेम आंसर, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। अगर मैं ब्रीवर yeast लिखूं तब भी वही आंसर होगा। आंसर इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ये पेज हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? No, ma'am, no doubt. सेवेंथ क्वेश्चन लिखिए, मेंशन द सोर्स ऑफ पेनिसिलिन। क्वेश्चन उल्टा हो गया। तो आपको करना क्या है, जब कभी अगर सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाए, नीट में तो खैर ऑप्शन ही बताएगा वो क्या पूछना चाह रहा है, बट अगर सब्जेक्टिव एग्जाम में लिखना हो तो पेनिसिलियम नोटाटम तो लिख ही रहा है, नो डाउट, पेनिसिलियम नोटाटम, लेकिन विद इन ब्रैकेट फंजाई भी याद से डाल लेंगे। फिर मैं वापस बोल रही हूँ, देखिए साइंटिफिक नेम है तो इसको क्या करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। एक साथ नहीं करना है, एक साथ करेंगे गलत हो जाएगा एग्जामिनर के मूड पे, फिर उसको राइट है आपके मार्क्स काटने। ठीक है, पेनिसिलियम नोटाटम। और विद इन ब्रैकेट क्या करेंगे आप यहाँ पे, फंजाई भी जरूर लिख लेंगे, ये जरूरी है अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो। कई बार होता है कि टीचर कहते हैं कि हम यहाँ पे ये पूछना चाहते थे कि तुम माइक्रोब का नाम जानते हो कि नहीं, कि क्या है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है। कई बार कहते हैं कि तुमने फंजाई लिख दिया, हम उस ऑर्गेनिज्म का नाम जानना चाहते हैं। तो आप अपनी तरफ से 100% श्योर रहिए, दोनों ही लिख के आइए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, नेम द wheat rust fungi। Senior. हाँ ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे विच fungi is used in commercial production of alcohol।
Ma'am, Saccharomyces cerevisiae. ठीक है, वेरी गुड। 10th क्वेश्चन आपको पता ही मैं क्या देने वाली हूँ। Write a note on basic features और फंजाई। मैंने आपको आज की क्लास में जितना सिखाया है बस उतना ही लिखना है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें और भी बाकी है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज की क्लास क्लियर है बिल्कुल सबको? कोई डाउट नहीं किसी को? Yes, ma'am, clear.